युक्तियों के असर से लेखा को सारा सच बता दिया था कि राहुल अब आयशा के साथ नहीं है। इस सच को सुनने के बाद लेखा भी हैरान। उसे लग रहा था कि काश वो एक बार राहुल से मिल लेती, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और राहुल सुमित के साथ कैफे से निकल चुका था। रात के 11 बज रहे थे। लेखा कैफे बंद होने के बाद घर लौट रही थी। उसका दिल राहुल के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। तभी उसने देखा कि करण कैफे के बाहर खड़ा हुआ था। वो चलकर करण के पास पहुंची और धीमे से उसने कहा, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान होते रहते हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता हूं। करण ने हंसकर कहा, तो अपनी दोस्ती तो निभा रहा हूं। आज दोपहर से देख रहा हूं कि राहुल से मिलने के बाद तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? लेखा अपने अंदर की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। करण के इतना पूछते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसने करण से कहा, राहुल अकेला है। मैं इतने दिनों तक जिस वजह से उससे दूर थी, उसका कोई मतलब ही नहीं था। करण ने लेखा को समझाते हुए कहा, लेखा अपने आंसू पोंछो और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। लेखा ने पहले एक बार करण से अपनी तकलीफ शेयर की थी, लेकिन करण को पूरी बात पता नहीं थी, इसलिए उसे एक बार में लेखा की बात समझ में नहीं आई। करण ने जब दोबारा उससे पूछा तो शायद लेखा का मन बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए करण से कहा, तुम मुझे अपने कमरे तक छोड़ दोगे प्लीज, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। करण ने हैरानी से पूछा, लेकिन लेखा, तुम मुझे राहुल के बारे में कुछ बता रही थी। लेखा ने जोर से कहा, हाँ पर अब मन नहीं है। करण समझ चुका था लेखा परेशान है। उसने अपनी बाइक ऑन की और लेखा से कहा, अच्छा ठीक है बैठो, मैं तुम्हें रूम पर ड्रॉप कर देता हूँ। लेखा करण की बाइक पर बैठी और वो दोनों वहां से निकल गए। लेखा एकदम शांत बैठी हुई थी। करण ने उसे समझा कर कहा, लेखा देखो, तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन राहुल से मिलकर कुछ बात करना चाहती हो कर लो, शायद उससे मिलकर तुम्हारा मन हल्का हो जाए। करण ने सही कहा था। लेखा के मन में राहुल को लेकर सवाल चल रहे थे, पर उसे लग रहा था कि क्या पता कि अब राहुल उस कैफे में आएगा या नहीं। वो यही सोचकर परेशान हो रही। लेखा ने धीमे से कहा, हाँ शायद अब यही करना पड़ेगा। करण ने सोचा था कि वो लेखा से शादी करने के लिए उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो समझ चुका था कि लेखा अभी भी राहुल के बारे में ही सोचती है, इसलिए उसने लेखा से कुछ ना कहना ही सही समझा। कुछ ही देर में करण की बाइक लेखा के रूम के बाहर आकर रुकी। लेखा चुपचाप बाइक से उतरकर रूम की तरफ जाने लगी। करण ने लेखा को रोकते हुए पीछे से कहा, लेखा अपना ध्यान रखना। लेखा ने करण की ओर देखते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने रूम का लॉक खोलकर अंदर चली गई। करण ने भी अपनी बाइक का गियर लगाया और हल्का सा मुस्कुराकर वो भी वहां से निकल गया। लेखा ने रूम में आकर अपना पर्स रखा और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी कि इजिप्ट में मैंने खुद राहुल और आयशा को साथ में रहने के लिए कहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग भी रहा था कि वो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे वहां से निकलने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे वो दोनों अलग हो गए। मुझे कैसे भी करके राहुल से ये बात पता करनी है। जब लेखा अपने रूम पर बैठी हुई ये सब सोच रही थी, उस वक्त राहुल भी लेखा के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में आ रहा था कि आज दोपहर में राहिल और सुमित ने मुझसे जो कहा, क्या वो मुझे पता करना चाहिए? क्या सच में करण लेखा का बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या उसने मुझसे झूठ कहा है? और अगर ये सच है तो क्या वो उससे शादी करने के लिए राजी होगी? ये सब सोच सोच कर राहुल परेशान हो रहा था कि तभी उसकी माँ कमरे में उसके लिए खाना लेकर पहुंची। राहुल ने उसे देखते हुए कहा, अरे माम, क्यों परेशान होती हो? मुझे आवाज दे देती, मैं बाहर आकर खाना खा लेता। उसकी माँ ने तेज आवाज में कहा, तुझे बाहर आने की फुर्सत भी है? जब देखो तब कमरे में ही रहता है। तेरे पास तो मेरे साथ बैठकर बातें करने का टाइम भी नहीं है। जब देखो बस सुमित और राहिल के साथ ही रहता है। माँ ने खाना लाकर एक टेबल पर रख दिया। राहुल ने माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में बचा कौन है मेरा? बस जिंदगी अपना खेल दिखा रही है, उसी के करिश्मे देख लो। माँ ने उसकी गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या बेटा, बता ना। राहुल को एक पल के लिए लगा कि इजिप्ट में जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो सब और लेखा के बारे में वो माँ को बता दे, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि ये सब सुनकर माँ परेशान ना होने लगे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस जॉब की तलाश में हूँ, कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। माँ ने धीमे से कहा, वो भी मिल जाएगी, ज्यादा मत सोच, और चल अब खाना खा ले, काफी रात हो चुकी है, टाइम से सो जाना, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर माँ बेड से उठकर जाने लगी। राहुल ने बैठे हुए कहा, माँ आई लव यू। माँ ने हंसकर कहा, तू भी पागल है, लव यू टू। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल। राहुल खाने की थाली उठाकर खाना खाने लगा। उसी वक्त आयशा अपने नए ठिकाने पर दोनों साथियों के साथ पिज्जा खा रही थी। मैग्नेट मैन के हाथ में बियर की बोतल थी, वो उसे पीते हुए बोल रहा था, वाह आयशा,
आज तो मजा आ गया, क्या पार्टी करवाई है तुमने? उसे देखकर आयशा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी ब्रेन मैन ने थोड़ा सीरियस होकर आयशा से पूछा, हमारे सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, पैसे कमाने का कोई नया तरीका सोचा तुमने? आयशा ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसी के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ही कुछ ना कुछ सोच ले। मैग्नेट मैन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, कब सोचोगे आयशा? जितने भी पैसे थे तुमने ड्रग्स में खर्च कर दिए, हमारे पास सिर्फ एक दो दिन के खर्च के पैसे बचे हैं बस, उसके बाद हम कंगाल हो जाएंगे। आयशा ने ब्रेन मैन की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, आजकल तुम्हें वो क्या क्या है? तुम बात बात पर सीरियस हो जाती हो? मैंने कहा ना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रही बात ड्रग्स या मेरी पर्सनल लाइफ की, तो उसमें दखल देने वाले तुम कौन हो? ब्रेन मैन ने गुस्से से कहा, तुम सीरियस नहीं हो इसलिए मुझे होना पड़ रहा है, तुम्हें सब कुछ मजाक लगने लगा है। ब्रेन मैन और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैग्नेट मैन ने माहौल संभालते हुए कहा, अरे अरे बस भी करो यार, तुम दो लड़ क्यों रहे हो? और मैग्नेट भाई, कूल यार, अपनी आयशा है ना, तुम फिक्र क्यों करते हो? ब्रेन मैन ने मैग्नेट मैन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप वहां से उठकर निकल गया। उसके जाने के बाद मैग्नेट मैन ने आयशा से कहा, तुम फिक्र मत करो, जानती हो ना वो थोड़ा सा सीरियस बंदा है, उसकी बातों को इग्नोर करो। आयशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो भी वहां से उठकर चली गई। मैग्नेट मैन वहीं पर बैठा रहा। उसने खुद से बुदबुदाकर कहा, अरे दोनों चले गए, अभी इतना बड़ा पिज्जा कौन खाएगा? चलो मैं ही खा लेता हूँ। ये बोलकर वो पिज्जा खाने लगा। उगते सूरज के साथ रेखा की नींद भी खुल चुकी थी। राहुल के बारे में सोचते हुए उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह के 7 ही बजे हुए थे। वो बिस्तर से उठी और डेली की तरह अपने रूम की साफ सफाई में लग गई। उसे लग रहा था कैसे भी जल्दी से कैफे का टाइम हो और वहां पहुंचकर वो राहुल से मिले। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश आज राहुल कैफे आ जाए और वो उससे अपने दिल की सारी फीलिंग्स भूल पाए। धीरे धीरे कैसे भी करके रेखा का टाइम बीता। सुबह के 9 बज गए थे और वो फटाफट कैफे के लिए तैयार होकर आज जल्दी ही निकल गई। दूसरी तरफ राहुल ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी आज रेखा से करण की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने सुमित को कॉल लगाकर कहा, हाँ यार सुमित, तूने जो कल लेखा के बारे में कहा था ना, मैंने उस बारे में सोचा है। तो 12 बजे वहीं कैफे पर मिलते हैं। तू राहुल को भी अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाना। चल ठीक है, टाइम से आ जाना। ये बोलकर राहुल ने कॉल काट दिया। राहुल भी जल्दी जल्दी रेडी होकर घर से निकलने लगा। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए पूछा, आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं तुम? राहुल ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा, बस माँ, आशीर्वाद दे, जिस काम से मैं जा रहा हूँ उसमें बस सफल हो जाऊं, उसके बाद आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। खुश रह बेटा। ये बोलकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन वो उससे और कुछ पूछ पाती इससे पहले राहुल घर से निकल गया। आज राहुल अपनी बाइक से कैफे के लिए निकला था। उसके मन में यही चल रहा था कि लेखा उसके सवालों का क्या जवाब देगी, लेकिन न जाने क्यों आज वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था। कुछ ही देर में राहुल कैफे पहुंच गया था। उसने कैफे के बाहर बाइक लगाकर सुमित को कॉल किया और पूछा, यार अभी तक नहीं पहुंचे तुम लोग? सुमित ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, यार न जाने ये राहिल कहाँ है, कब से इसके घर के सामने खड़ा हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, तू उसे लेकर पहुंच, मैं कैफे के बाहर ही खड़ा हूँ। इतना बोलकर राहुल ने कॉल काट दिया। सुमित राहिल के घर की डोरबेल बजाए जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि घर के अंदर राहिल परेशान हो रहा था। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो रात भर से शार के नीचे बैठा हुआ था। जब सुबह सुमित ने उसे कैफे में मिलने के लिए कॉल किया था, तब वो बाथरूम से बाहर निकल कर आया था। उसके शरीर में ऐसी जलन हो रही थी जैसे किसी ने उसके शरीर में आग लगा दी हो। राहिल ने कांपती हुई आवाज में अपने अंदर की शक्तियों से कहा, अब तो राहुल भी रेखा से शादी की बात करने जा रहा है। अब तो तुम मेरा शरीर छोड़ दो। शक्तियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अभी तो असली खेल की शुरुआत हुई है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, तब तक उससे जुदा नहीं हो सकती। इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे अपने शरीर में स्वीकार कर ले, तुझे कम तकलीफ होगी। राहिल कुछ देर के लिए शांत रहा। उसने सोचा, तकलीफ सहने से अच्छा है जैसा ये बोल रही है वैसा ही करते जाओ। उसने इतना सोचा ही था कि अचानक से राहिल के अंदर की जलन जैसे गायब हो गई। वो उठकर खड़ा हुआ और रेडी होने लगा। कुछ ही देर में उसने जाकर घर का दरवाजा खोला तो वहां पर सुमित खड़ा हुआ था। उसने राहिल से चिल्लाकर कहा, साले कब से खड़ा हूं? राहुल ने तुझे लाने के लिए ना कहा होता तो कब का छोड़कर चला गया होता तुझे? राहिल ने धीमे से कहा, यार नहा रहा था तो डोरबेल सुनाई नहीं दी। चल अब चले, राहुल इंतजार कर रहा होगा।
वो दोनों जाकर कार में बैठे और वहां से कैफे के लिए निकल गए। राहुल अभी कैफे के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि अंदर जाकर वो लेखा से क्या बात करेगा, लेकिन तभी उसने देखा कि करण भी अपनी बाइक से कैफे की तरफ आ रहा है। उसे देखते ही राहुल बिना कुछ सोचे समझे कैफे में चला गया। वो कैफे का गेट खोलकर वहां एंटर हुआ ही था कि उसने सामने लेखा को देख लिया। उस वक्त कैफे ओपन ही हुआ था, वहां कस्टमर्स आना स्टार्ट ही हुए थे। लेखा एक कस्टमर का ऑर्डर लेकर किचन की तरफ जा ही रही थी, लेकिन राहुल को देखकर वो कस्टमर के टेबल के पास ही खड़ी रह गई। राहुल और लेखा एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसे देखते ही लेखा अपने अंदर की फीलिंग्स को नहीं संभाल पाई और दौड़कर आके राहुल के गले से लग गई। लेखा को ऐसा करता देखकर कैफे का सारा स्टाफ हैरान था। मैनेजर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था कि ये इस लड़की ने क्या कर दिया। लेखा के इतना करते ही राहुल को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। करण भी तब तक कैफे में पहुंच चुका था। उसने भी राहुल और लेखा को देख लिया था। करण को थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे लेखा के लिए खुशी महसूस हो रही थी। लेखा ने रोते हुए राहुल से कहा, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं कि तुम 2 महीने से अकेले हो। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रही थी तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। वो तो कल तुम्हारे दोस्त ने बताया, तब मुझे पता चला कि आयशा तुम्हारे साथ नहीं। लेखा के सारे जज्बात राहुल के सामने निकलते जा रहे थे। फाइनली राहुल और लेखा तो मिल चुके थे, लेकिन अब आयशा क्या करेगी, जानने के लिए सुनिए नरक दूत का अगला एपिसोड।